उनका कहना यह था कि दंगाइयों को तो हमने प्रदेश से भगा दिया, या जो अराजक तत्व है उनको मैंने प्रदेश से भगा दिया। बिल्कुल, अब ये अराजकता उनको नहीं दिखती क्या? आगरा में जो अराजकता हो रही है वो नहीं दिख रही? ये किस टाइप की अराजकता है? ये क्या सब लोग हैं क्या लाठी डंडे फरसे फहराने सड़क वाले? पर बुलडोजर चल रहा है, सड़क पर आप कह रहे हैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर बुलडोजर चला, तो बुलडोजर क्या चलने की अनुमति नहीं है सड़कों पर? क्यों बुलडोजर चलने की अनुमति? अच्छा, किसी राज्यसभा सांसद के घर तक आप बुलडोजर लेके जा रहे हैं उसको मारने के लिए, उसके तोड़फोड़ करने के लिए, उसके घर में जब वो स्वयं उपस्थित नहीं, उनके घर वालों को डराने के लिए, तो ये कहां से वैध कार्य हो गया? मधुर जी, वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार घिरी हुई है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है, दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेता हैं वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार घिरती नजर आ रही है? चूंकि इस सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है ये अपने रिकॉर्ड पे ही चल रही है, अपने रिकॉर्ड से इधर नहीं जा रही है, बिल्कुल भी परे नहीं हो रही है। उसका कारण मैं आपको 2-3 घटनाओं से बताना चाहूंगा। जैसे कि ये पिछले बार जो 3 काले कानून लेके आए थे जी, किसानों की भलाई के लिए, एमएसपी के लिए, और किसानों की भलाई के लिए जो 3 कानून लेके आए थे, एमएसपी के लिए लेके आए थे, तो वो भी किसानों की भलाई करना चाहते थे लेकिन बगैर किसानों की राय लिए हुए। अच्छा, हाँ, ऐसे ही इसमें तो मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को उन्होंने साथ बिठाया, उनकी राय ली, 5 साल तक उन्होंने जांचा परखा देखा। अच्छा, अगर मोदी जी ने राय ली होती है, सरकार ने राय ली होती, तो इतना विरोध क्यों हो रहा होता? आखिर में कोई एक जो कम्युनिटी है उसकी आप वेलफेयर चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं, और वही नहीं चाहती है कि ये कानून हमारे फेवर में है या हमारे लिए इसके लिए कोई फायदे हैं, तो ऐसा क्यों है? मोदी जी को उनको फेवर में लेना चाहिए था, उनको साथ बैठाना चाहिए था, उनसे बात करनी देखा होगा आपने, कल तो मोदी जी ने जो मीटिंग की है देश के प्रधानमंत्री ने, तो उनके साथ में तो बहुत सारे मुसलमान बैठे हैं जो दाऊदी बोहरा समाज के मुसलमान हैं, गुजरात से आए हैं। जी भाई, वही तो ये गुजरात जो मॉडल है, गुजरात मॉडल चूंकि फ्लॉप हो चुका है, तो गुजरात मॉडल जो फ्लॉप मॉडल है और वो फ्लॉप मॉडल को लेके ही अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो फ्लॉप मॉडल जो है उस पर लोग अब भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो मॉडल है वो अब गुजरात मॉडल अब चलेगा नहीं, क्योंकि अभी ये असंवैधानिक बिल है, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। मतलब आपका मानना ये है कि जो गुजरात से मुसलमान बुलाए उन्हें दूसरे प्रदेशों से भी बुलाने चाहिए थे? जी, ऐसे ही उन्होंने एक बार को जब किसानों वाला चला था तो तमिलनाडु से किसान बुलाए थे, जबकि धरने पर यहीं 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे, तब उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती है। ये आपका दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, आपके पास में हरियाणा में, इधर उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ में, आप कहीं भी जाइए, आप बड़े लोगों को बुलाइए, आप जो इस समाज के बड़े लोग पैरोकार हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, अच्छे लोग हैं, उनको बुलाइए, उनसे चर्चा करते। क्या ऐसा कोई भी नाम लिया है इन्होंने अभी तक उस मीटिंग में? हमें तो कोई नहीं दिख रहा। वही गुजरात मॉडल आया हुआ था वहां पे, लेकिन उसमें तो बहुत सारे मुसलमान अपना टोपी लगाए हुए हैं, उनकी दाढ़ी है, कुर्ता पहने हुए हैं, बहुत सारे लोग मुसलमान नजर आ रहे हैं। दिलाना चाह रहा हूं कि जब ये प्रचार करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो मोदी जी की जय जयकार करने के लिए आते हैं, उन्होंने दूसरे धर्म का लिबास पहना हुआ होता है और मोदी जी की जय जयकार करते हैं, लेकिन जब उन घटनाओं की जांच पड़ताल करी जाती है तो क्या पाया गया है कि इन्हीं के लोग किसी दूसरी वेशभूषा में आकर के मोदी जी की जय जयकार करने के लिए, मोदी जी का महिमा मंडन करने के लिए, मतलब ये जो सब मुसलमान मोदी जी के साथ बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन पिछली घटनाएं कुछ ऐसी हुई हैं जो इनको कुछ ना कुछ दुविधा में डालते हैं। पिछली कौन सी घटनाओं की बात कर रहे हैं आप? जो मुर्शिदाबाद में जो लोग पकड़े गए टोपी कुर्ता पहने हुए? जी, मैं अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपके पास। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कौन सी घटना की आप बात कर रहे हैं? ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे, आप चर्चा करेंगे, तो उसमें ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पे मस्जिदों के सामने जाकर के चिल्लाना, नारे लगाना और कोई ना कोई ऐसा कृत्य करना जिससे कि दूसरों को भड़काया जाए या कुछ ऐसा। मधुर जी, अगर शोभा यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा में अगर भगवान का भजन चल रहा है तो उसमें दिक्कत कौन सी आ गई? रास्ते में मस्जिद आ जाएगी तो क्या रोक देंगे भजन को भगवान के? नहीं, ये जो भगवान राम को लेकर के इन्होंने जो दोहरा चित्र अपना रखा है वो बहुत खतरनाक है आज की जनरेशन के लिए। मतलब भगवान राम को भी आप इस पे भी सवाल उठाओगे? भगवान राम ने अपने जीवन के 14 वर्ष वनवास में बिताए थे और बिल्कुल साधारण जीवन जिया था। उनके जीवन से तो लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कहीं भगवान राम ने ये नहीं कहा कि आप जाकर के किसी दूसरे धर्म आप भी अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं भगवा पहन के रावण भी आया था। नहीं, अखिलेश यादव जी की वो तो राजनीतिक है तो वो भाषा बोलेंगे, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं उस बात पे आप गौर करिए कि आपके पास मंदिर है, आपके पास अपना घर है, आपके पास अपने धर्म के अपने इतने अच्छे अच्छे संस्थान, आप वहां जाइए ना।
क्या जरूरत है आपको किसी दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के संस्थानों पे जाकर के वहां जाके अराजकता फैलाने की? दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल है वो तो रास्ते में पड़ जाते हैं। शोभा यात्रा निकल रही है, भगवान राम की शोभा यात्रा है या किसी और चीज की झांकी निकल रही है। पुलिस प्रशासन का काम है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जब रोड मैप आता है, जब वो किसी कार्यक्रम की अनुमति देते हैं, तो कम से कम ऐसा तो रोड मैप बनाए ताकि किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे। अच्छा, तो मतलब अब आप सवालिया निशान लगा रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर भी? पुलिस भी सरकार के इशारे पर काम कर रही है? पुलिस प्रशासन वही, अब इसमें भी दो बातें आ जाएंगी। पुलिस प्रशासन, अभी आपने एक आगरा में जो घटना हुई तो वहां भी पुलिस प्रशासन का माहौल देखा, और एक संभल में आगरा में कौन सी वाली घटना साहब? अभी एक सेना है, वो कोई जो करनी सेना, शायद कोई सेना बहना है, मैंने तो सेना का नाम सुना नहीं था, पहली बार अभी सुना हुआ है। तो ये सेना 12 किलोमीटर बुलडोजर लेके अपने जेसीबी पे बैठ के और पूरे आगरा शहर के अंदर एक राज्यसभा सांसद के घर पे जाकर के पहुंच गए। तो क्या ये कानून प्रशासन का फेलियर है? समाज सेवी संगठन है साहब। भारत देश में अगर समाज सेवी संगठन नहीं बनेंगे तो समाज सेवा कैसे होगी? तो समाज सेवा करें ना, समाज सेवा करने के लिए उनको किसने रोका हुआ है? समाज सेवा तो करनी चाहिए। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि समाज सेवा लोग करें, लेकिन समाज सेवा ये कैसी समाज सेवा? ये कैसी समाज सेवा है कि आप जाकर के तलवारें लहरा रहे हैं, आप डंडे दिखा रहे हैं, फरसे दिखा रहे हैं, आपको करनी सेना की तलवार तो नजर आ रही है मधुर जी, लेकिन जो रामजी लाल सुमन के मुंह से तलवार जैसी वाणी निकल रही थी वो नजर नहीं आई। देखिए, रामजी लाल सुमन जी एक सांसद हैं और वो मर्यादित भाषा में ही उन्होंने कुछ कहा होगा, क्योंकि एक सांसद है तो सांसद को अपने संवैधानिक पद की मर्यादा होती है। उन्होंने कुछ शब्द कहा है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ तो निकल के आया होगा। अगर आपको उस पर आपत्ति थी तो कानूनन तरीके से आपत्ति दर्ज कराइए। क्या आपको कानून से बड़ा अधिकार मिल गया? किसी सरकार ने दे दिया, किसी सरकार का हाथ है आपके ऊपर कि आप जाकर के किसी को भी गोली, आप सरेआम कह रहे हैं कि मैं उसको गोली मार दूंगा, मैं उसका गला काट दूंगा, मैं इतने करोड़ दे दूंगा। इतने रुपए इनके पास कहां से आ रहे हैं? कौन फंड कर रहा है इनको? इतना इनाम रख रहे हैं ये लोग, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता है, कांग्रेस को मिलता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो ये 1-1, 2-2 करोड़ का जो इनाम रखते हैं, इनके बारे में जरा स्थिति इनकी पता करिए। वास्तव में 1-1, 2-2 करोड़ देने लायक है या फिर ऐसे ही हवाई बातें करने लगते हैं आके अपना माहौल बनाने के लिए? जिसके पास पैसा होगा तो बोलेगा ना। अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है तो मैं 10 रुपए देने की बात कैसे बोल दूंगा मधुर जी आपसे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जांच का विषय है ना, ये जांच का विषय है, क्योंकि आज तक जितने भी हैं ये इनका बोलने का जो तरीका है उससे लगता नहीं है। मानना ये इसमें भी सरकार छुपी हुई है पीछे, वो बुलवा रही है। इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फंड कर रहा है, तभी ये इतना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बताइए, आज की डेट में 80% लोग जो है, मतलब 80 करोड़ लोग, जो सरकार जो 5 किलो राशन पे वैसे भी चल रही है, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, तब तो उनकी जीवन यापन चल रहा है। अच्छा काम कर रही है ना सरकार, सरकार अच्छा काम कर रही है। करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है? वो 80 करोड़ लोग तो 80 करोड़ लोग रुपए, 80 करोड़ जो 5 किलो राशन पे चल रहा है वो तो रुपया देगा नहीं, तो इनके पास कहां से फंड आ रहा है? तो सरकार इनकी मदद कर रही होगी। भाई इनके पास इतना पैसा कहां से? ये तो जांच का विषय है। मधुर जी, आप करनी सेना पर सवाल उठा रहे हो, कल आप बजरंग दल पे सवाल उठाओगे, फिर आप आरएसएस पे सवाल उठाओगे। नहीं, तो क्या कोई सामाजिक संगठन चलने दोगे देश में? नहीं, ईडी जो जांच वहां दिल्ली में बैठाई बैठी है, मैं तो कह रहा हूं कि ईडी को यहाँ जांच करनी चाहिए कि इतना पैसा ये लोग कहां से इनाम रख देते हैं। इनको जरूर जांच करनी चाहिए, यहाँ टीम भेजनी चाहिए। अब आप ईडी कह रहे हैं, करनी सेना ईडी जांच कर रहे हैं, करनी सेना की बिल्कुल कल को आप बजरंग दल और आरएसएस के लिए भी कहोगे, पता चले ना। फिर कल को आप आरएसएस के लिए भी कहोगे, बजरंग दल के लिए भी कहोगे, हिंदू युवा वाहिनी के लिए भी कहोगे। जो भी असंवैधानिक कार्य करेगा, ये भारत देश है, बहुत विशाल देश है, बहुत ही सुंदर देश है। अच्छा, ये असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं बजरंग दल, आरएसएस और ये हिंदू युवा वाहिनी। संविधान मिला हुआ है, उस संविधान के तहत सबको अधिकार है, उस संविधान के तहत कानून को अधिकार है, उस संविधान के तहत कोर्ट को अधिकार है, उस संविधान के तहत ही सरकार को अधिकार है, और उसी संविधान के तहत जनता को भी अधिकार है कि जो भी कार्य है वो संवैधानिक दायरे में होने चाहिए। अगर कोई भी संगठन, कोई भी समाज ये भी संवैधानिक तरीके से कार्य करेगा। आप इतने पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपको ये भी पता होगा जब ये बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी या करनी सेना बनी है तो इनका भी एक संविधान होता है, बायलॉज होता है। बिल्कुल सरकार मंजूरी देती है, सरकार ने पढ़ा होगा तभी तो मंजूरी दी। नहीं तो फिर असंवैधानिक कहां से हुए? नहीं, असंवैधानिक ये जो ये संगठन बने हैं ये संवैधानिक तरीके से बने हैं, बट इनके जो कार्य हैं वो असंवैधानिक हैं। इनके जो कार्य हैं वो असंवैधानिक हैं। असंवैधानिक कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज सेवा कर रहा हो, चाहे कोई भी संगठन हो, किसी तरह का संगठन हो, सभी को संविधान के दायरे में रह के अपनी अगर रामलला की जमीन लेने के लिए कार सेवा करनी पड़े कार सेवकों को, तो उसमें भी आपको दिक्कत है कि कार सेवा भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं कह रहा हूं वो डिसीजन किसने लिया? किसी सरकार के द्वारा तो डिसीजन लिया नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तभी तो जाके वहां पे जो भी चीजें क्लियर हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करी ना, कानून के दायरे में रह के ही तो वो चीजें क्लियर हुई हैं। तो मैं खुद कह रहा हूं कि अगर आपको किसी चीज से आपत्ति है, आप कानून के दायरे में आइए, आप कानून से बात करिए, आप कानून में बात कर रहे हैं। आप शिक्षित युवक हैं, रामजी लाल सुमन का आप पक्ष ले रहे हैं,
उधर करनी सेना का विरोध कर रहे हैं। करनी सेना भी तो सामाजिक संगठन है, समाज के हित में कार्य कर रहा है। मैं कब कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सामाजिक संगठन है बट असंवैधानिक, लेकिन असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। उनको लाठी डंडे फरसे ये जो भी लेके चल रहे हैं ये असंवैधानिक है। बुलडोजर, आपने अभी कल बुलडोजर में किसी आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, संवाद सुन रहा था किसी कार्यक्रम में, तो उनका कहना था कि उनका कहना यह था कि दंगाइयों को तो हमने प्रदेश से भगा दिया, या जो अराजक तत्व है उनको मैंने प्रदेश से भगा दिया। बिल्कुल अब ये अराजकता उनको नहीं दिखती क्या? आगरा में जो अराजकता हो रही है वो नहीं दिख रही? ये किस टाइप की अराजकता है? ये क्या सब लोग हैं क्या लाठी डंडे फरसे फंगाने सड़क वाले? पर बुलडोजर चल रहा है, सड़क पर आप कह रहे हैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर बुलडोजर चला, तो बुलडोजर क्या चलने की अनुमति नहीं है सड़कों पर? क्यों बुलडोजर चलने की अनुमति? अच्छा, किसी राज्यसभा सांसद के घर तक आप बुलडोजर लेके जा रहे हैं उसको मारने के लिए, उसके तोड़फोड़ करने के लिए, उसके घर में जब वो स्वयं उपस्थित नहीं है उनके घर वालों को डराने के लिए, तो ये कहां से वैध कार्य हो गया? ये तो अराजकता है ना, साफ साफ अराजकता है। और उस दिन स्वयं मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आगरा में था। तो अगर कोई अपना वहां पर जाता है, शोभा यात्रा निकालता है, तलवार लहरा देता है, वो जरूरी थोड़ी है तलवार उनके अंदर धार हो, वो प्रतीकात्मक भी तो तलवारें हो सकती है। नहीं, प्रतीकात्मक है तो प्रतीकात्मक आपकी भाषा का चयन होना चाहिए। आपकी भाषा आप सुनिए, वहां पे भाषा का चयन भी तो प्रतीकात्मक होना चाहिए ना। भाषा उनकी जो है वो बिल्कुल ही तौर तरीके की नहीं है, दायरे की नहीं है। जो उनकी भाषा है वो हिंसात्मक है, पूरी तरह से हिंसात्मक है। उस भाषा में अगर आप देखेंगे ना तो 90% जो शब्द है वो हिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूज करे हुए हैं। अगर सिख समाज कृपाण लेके चले तो आपको दिक्कत नहीं होती है, अगर हिंदू जाग जाए, हिंदू तलवार उठा ले तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, जबकि आप तो खुद हिंदू हैं। सिख समाज ने कभी भी कोई भी ऐसा कार्य असंवैधानिक नहीं किया। आप अमृतसर चले जाइए, इससे बड़ा जो अभी आप समाज सुधारक की बात कर रहे थे, सेवा की बात कर रहे थे ना, जो इससे बड़ी जो सेवा है, सिख समाज से बड़ी सेवा इस दुनिया में शायद ही कोई कर रहा हो। अमृतसर जाइए, कोई इस दुनिया में कोई कहीं से भी आया हुआ हो, अगर अमृतसर पहुंच गया तो भूखा नहीं जाएगा। उनसे बड़ी तो ये समझ में नहीं आ रही, आप एक हिंदू युवक हैं, आप इन हिंदुओं की, हिंदू संगठनों की बुराई कैसे कर सकते हैं? नहीं, हिंदू संगठनों की, देखिए हिंदू संगठनों की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं हिंदू संगठन जो बनाए गए वो हिंदुओं की भलाई के लिए बनाए गए। आप उनकी भलाई के लिए कार्य करिए, आप उनको आगे बढ़ाइए, उनकी रक्षा करने के लिए करिए ना। आप अपने समाज के हिंदू खतरे में नहीं है क्या? आप बता दीजिए, हिंदू खतरे में नहीं है क्या? अच्छा, जब 300 साल मुगलों का शासन रहा, उसके बाद ये अंग्रेजों का भी शासन रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू खतरे में आ गया? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं हिंदू खतरे में, ये चीज कहां से आ जाती है कि हिंदू खतरे में? चलिए ठीक है, हिंदू खतरे में नहीं है आप कह रहे हैं, खतरे में, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की नींव अगर रखी जा रही है, हिंदू राष्ट्र अगर देश हो जाएगा तो फिर तो बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा, रामराज स्थापित होगा। रामराज की जो परिकल्पना है, अगर रामराज की परिकल्पना को वो अपने आज की जो भी सरकारें हैं, चुनी सरकारें अभी अपने दिमाग में रख लें तो हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो राष्ट्र है वो वास्तव में हिंदू राष्ट्र की जो धारणा है, अगर उसको संविधान के दायरे में रख करके देखे और मुख्यमंत्री, चुने हुए नेता, चुना हुआ शासन प्रशासन सब उस संविधान के दायरे में काम करे तो रामराज से कम नहीं होगा। मनुवाद से दिक्कत है आपको? मनुस्मृति के दायरे में अगर कुछ चीज चल रही हो तो दिक्कत है? नहीं, मनुस्मृति में क्या योग्यता के आधार पर कुछ तो दिया नहीं गया था। मनुस्मृति जो है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मनुस्मृति जो है वो योग्यताओं के आधार पर नहीं है। मान लीजिए कोई एक पिछड़ा व्यक्ति है या निचली कास्ट का व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, लेकिन मनुस्मृति तो योग्यताओं को खारिज कर रही है ना सिरे से। तो योग्यताओं के अनुसार किसी का भी वर्गीकरण होना चाहिए। ऐसे आप जाति के आधार पर आपने बांट दिया कि नहीं, आपको तो सिर्फ मैला ही उठाना है। मोहन भागवत देश के इतने बड़े हिंदू नेता, वो कहते हैं मनुस्मृति होनी चाहिए देश के अंदर। नहीं, अभी उनके बयानों में काफी विरोधाभास आ चुका है। अभी कानपुर में भी कार्यक्रम था तो वो ये उन्होंने तो हिंदू सभी को, सारे जितने भी हैं अल्पसंख्यक हैं वो भी हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजों को समझ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि उन्हीं को एक बढ़िया संदेश देना चाहिए कि जो ये भटके हुए युवा हैं, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, संविधान के दायरे में रह करके वो अगर अपनी बात करते हैं और संविधान को मानने के लिए सभी से कहें, संविधान के दायरे में रह के बात। अच्छा, ये बता दीजिए, जो हिंदू हिंदू आप कर रहे हैं और हिंदू हिंदू और भी नेता कर रहे हैं, हिंदू शब्द आया कहां से है? किसने नाम रख दिया इसका हिंदू? ये हिंदू शब्द की जो पैदाइश है वो बीजेपी के द्वारा चुनावों में यूज होता है। ये हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और जितने भी मस्जिद, मंदिर, इन सारे शब्दों का सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो किसी भी चुनाव वाले राज्य में होता है, सबसे ज्यादा भाजपा के द्वारा होता है। मुझे नहीं लगता किसी आम आदमी के द्वारा हिंदू शब्द का इतना उपयोग किया भी जाता होगा। चलिए, जनता के ऊपर फैसला छोड़ते हैं कि आखिर हिंदू युवक मधुर जो बात कर रहे हैं, करनी सेना, बजरंग दल, आरएसएस और न जाने हिंदू युवा वाहिनी जैसे ऐसे हिंदू संगठनों की
क्या आखिर वो संगठन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? तो जनता का जवाब हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। सबकी राय कमेंट के माध्यम से हमें मिलेगी। तो लोगों से अपील है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें कि मधुर की बात ठीक है या फिर ये संगठन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं।